अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। कल हमने हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट टाइप पढ़ी थी जिसका नेम SP था। आज हमारी जो डिटेल्ड वीडियो होगी वो होगी SP2 से रिलेटेड। तो अगर वीडियो आपको समझ आए, लेक्चर समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट shapes and sizes energies intermix to form equivalent degenerate atomic orbitals are called as hybridization। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, क्योंकि ये तो लॉन्ग में आता ही आता है, पंजाब बोर्ड हो या फेडरल बोर्ड हो, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है उनका लॉन्ग के लिए। तो अगर वो आपसे कोई भी टाइप कह देते हैं, SP कह देते हैं, SP2 कह देते हैं, या फिर वो SP3 कह देते हैं, तो आपने बिल्कुल इसको लिखना इसी अरेंजमेंट में कि सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है कि वो क्या चीज़ होती है, फिर उसकी ये तीनों टाइप्स लिखते हैं और फिर जो स्पेसिफिकली उन्होंने वो टाइप मांगी है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें। तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं किसको? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्बिटल्स किसी भी डिफरेंट शेप्स की या एनर्जीज़ की वो क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, और वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो वो हमारे पास आफ्टर मिक्सिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, वो डीजनरेट होते हैं। डीजनरेटिव का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है हम उनको डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखते हैं। और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है साथ में इक्विवेलेंट का, ठीक है। अच्छा, मैंने कल एक और बात बताई थी कल वाली वीडियो में कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स, शेल्स, सब शेल्स, अगर वो चीज़ भी आपको समझनी है तो आप कल वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, SP2 से रिलेटेड, उसकी डेफिनेशन क्या है। What is SP2 hybridization? The hybridization in which one S and 2P combine to form SP2। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर एक S ऑर्बिटल और 2P के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और वो क्या बना दें, SP2 बना देते हैं। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, SP2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्ज़ाम्पल इसकी इथीन आ सकती है, BF3 भी इसकी एग्ज़ाम्पल है। मैं आपको ये इथीन आज समझा दूँगी तो आपको इंशाल्लाह बाकी को करते हुए कोई इतना मुश्किल नहीं काम आएगा, क्योंकि जो बुक में होती हैं ज़्यादातर उधर से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं आता। तो एक इथीन है और एक शायद BF3 है। अब जैसे इथीन है, इथीन का फार्मूला हमें पता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन। तो हम सबसे पहले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सबसे पहले उसकी ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। हमें पता है इस 6 का मतलब है कि जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अच्छा, ये जिस तरीके से लिखा हुआ है आप एज़ इट इज़ लिख सकते हैं, आपके इंशाल्लाह पेपर्स में मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मिसिंग है वो मैं आप लोगों को बोल दूँगी कि आप ऐसे ऐसे लिख लें तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब कार्बन 6 है, इसकी वैलेंसी सबसे पहले हमने कंप्लीट करनी है। अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 एंड 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो एम्प्टी होता है वो कौन सा होता है, वो 2pz होता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? एक्साइटेड स्टेट का ये मतलब है कि जो ऑर्बिटल जो इसका एम्प्टी है और जो इसका फील्ड है वो उन दोनों का काम होगा कि इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो फील्ड होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम्प्टी वाले को दे देगा ताकि ये चारों के चारों क्या हो जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आ जाए। अच्छा, एक और बात कि अगर यहाँ पे हमारे पास अभी तो ये सेकंड शेल आ रहा है ना, अगर यहाँ पे 3 आ जाता है या 4 आ जाता है, हमने एंडिंग शेल को देखना होता है। अब जैसे यहाँ पे एंडिंग ये 2 पे हो रहा है तो हमने इस 2 शेल को ले लिया, हमारा इस 1s2 से कोई काम नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 भी आ जाता तो जो हमारा काम होता है उस 3 के साथ होता, इस 2 या 1 के साथ ना होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट, ES स्टैंड्स फॉर एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे मैंने अलग से भी बता दिया था कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। हाइब्रिडाइज स्टेट का क्या मतलब है, हमने किस चीज़ का हाइब्रिड बनाना है, ये इस चीज़ का हाइब्रिड बनाना है, SP2 का हाइब्रिड बनाना है। और इसकी डेफिनेशन में हम ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं कि SP2 को बनाने के लिए हमें एक S की ज़रूरत होती है और 2 P की ज़रूरत होती है। वो कैसे आएंगे, वो ऐसे आएंगे
एक एस ये आ गया हमारे पास और दो पी कौन से वाले, एक ये पी एक्स वाला और एक ये पी वाई वाला। इससे हमारे पास sp2 बन जाएगा, एक एस और दो पी। जैसे ये ब्लैक वाला जो है ये मैंने इसलिए मार्क किया है, जो हमने कल पढ़ा था sp, जिसमें हमें एक एस चाहिए था और एक हमें पी चाहिए था, लेकिन sp2 में हमें दो पी चाहिए होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आप यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि ये तीनों का हाइब्रिड बन गया, इन तीनों का। ठीक है, और ये जो एक एम्प्टी था जहाँ पे एक्साइट होके एक इलेक्ट्रॉन आया था, ये अनहाइब्रिड रह जाएगा। यहाँ पे आप नीचे लिख दें हाइब्रिडाइज स्टेट और यहाँ पे आप लोग लिख दें अनहाइब्रिड। अच्छा, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं तो ताकि आपका इम्पेक्ट जो है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पड़े, क्योंकि यही सब कुछ होता है। अगर आप एग्ज़ामिनर को अच्छा लिख के देंगे, साफ़ लिख के देंगे और आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, तो वो आपके लिए आसानी पैदा करेगा कि वो आपको मार्क्स अच्छे देगा। तो आप उसके लिए हर डिटेल्ड चीज़ लिखें जो ज़रूरी है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन इथीन देयर इज़ 3 हाइब्रिडाइज्ड एंड 1 हाइब्रिडाइज्ड, वो चीज़ मैंने अलग से यहाँ पे लिख भी दी और थ्योरी में भी बता दी कि इथीन के अंदर हमारे पास ये 3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और 1 अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, सही है, वो मैंने बता दिया आपको कि इथीन के अंदर हमारे पास जो 3 होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड आ जाते हैं और एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड आ जाता है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जनरल स्ट्रक्चर इथीन का वो कुछ इस टाइप का आप लोगों ने बना लेना है। और नीचे जो इसका मेन स्ट्रक्चर है, जिसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, मेन चीज़ एक ये है, एक ये बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री है, ये तीनों मेन चीज़ें हैं। अगर आप लोगों की ये गलत होंगी ना तो आपका इतना सारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ को मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये बहुत आसान सी चीज़ है। मैं ये दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है ना, उसके लिए हमने ये हाफ़ शेप बनानी होती है। जब कि जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें 2pz है, तो हम उसके लिए ये कंप्लीट बना देंगे। ठीक है, और जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उसके लिए ये हाफ बनाते हैं। तो सेम इसी तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड हमारे पास एक था और हाइब्रिडाइज्ड हमारे पास 3 थे। तो जो हाइब्रिडाइज्ड है जिसके लिए मैंने ये हाफ़ बनाना है, वो कौन कौन से हैं, वो ये ब्लैक से लिखे हुए, एक ये, 2, 3, ये फॉर 1 कार्बन, इस वाले कार्बन के लिए, इस वाले कार्बन के लिए ये वाला 1, 2 और 3। अच्छा, तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनके लिए हमारे पास ये हाफ़ यूज़ होता है, ये मैं बता चुकी। अभी हर कार्बन के लिए अलग अलग होता है। जैसे इथीन में 2 कार्बन्स होते हैं, तो 3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर 1 कार्बन एंड 3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर 1 कार्बन। ये 3 हाइब्रिडाइज्ड के लिए बनाए हुए हमने और ये 3 हाइब्रिडाइज्ड बनाए हुए लिए इस कार्बन के लिए। ठीक है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है जिसके लिए हम कंप्लीट यूज़ करते हैं, वो एक ही होता है इथीन के अंदर, और वो कौन सा होता है, 2pz वाला। वो हमने इसमें मिड में बना लिया। अब कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, एक कार्बन के साथ 2 इसके साथ लगे हुए हैं और दूसरे कार्बन के साथ भी ये 2 लगे हुए हैं। और हाइड्रोजन के लिए हम हमेशा कौन सी शेप बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 1s2 ही हम इस्तेमाल करते हैं, 1s1 इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, तो वो हमारे पास सफ़ेरिकल यूज़ होती है। ठीक है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो उसकी शेप हमारे पास इस तरीके से सफ़ेरिकल ही होती है। तो ये हमने इसके 4 सफ़ेरिकल बना ली। और ये सफ़ेरिकल किसके साथ बने, जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि यही बात है ना, हम हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उन्हीं की कर सकते हैं जो हमारे पास हाफ़ फिल्ड होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हर ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो ओवरलैप करते हैं। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन के पास था और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ये इस तरीके से बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन क्या लिखते हैं कि इन इथीन देयर इज़ 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसमें हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के दरमियान। एंड 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन sp2 एंड s किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है कि हमारे पास 4 बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कौन से sp2 और s के दरमियान, ये sp2 और ये s, ये sp2 और ये s, ये sp2 ये s, ये sp2 और ये s आ जाता है। ठीक है, पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ 2pz। पाई बॉन्ड ये इस ओवरलैप से बनते हैं। ठीक है,
ये इस वाली ओवरलैप से, क्योंकि ये क्या है, यूँ पैरेलल हो रहा है। और जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है वो इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है वो हमारे पास यूँ पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज्योमेट्री भी इसकी याद करनी है, ट्राइगोनल प्लानर, और ये इसका जनरल स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं शेप्स के अंदर, के शेप्स नहीं, सिंबल के अंदर ये सिग्मा बॉन्ड है कि सिग्मा और पाई को वो मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, कल वाली वीडियो में भी बताई थी, आज फिर बता रही हूँ जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं सुना। सिग्मा जब हम बोलते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर सिग्मा, C6 इससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, और इसकी जो शेप भी है सिग्मा की वो किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है, तो हम यहाँ से याद कर लेंगे और पाई बॉन्ड हमें याद रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर की कंप्लीट समझ आई हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।